बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं इमरान अली शाह एम न्यूज़ के साथ। नाजरीन, बल्दियाती इदारे किस तरह कराची में काम कर रहे हैं, इस हवाले से आज हम मौजूद हैं बल्दिया कोरंगी में। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रज़ा हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि मौजूदा बरसात के मौसम में नालों की सफाई किस तरह मुमकिन हो रही है और क्या काम हो रहा है। जी नैयर साहब, बताइएगा कि नालों की सफाई जो है वो आपके यहाँ हो रही है तो कहाँ तक पहुँची है और किस तरह हो रही है। देखें बिल्कुल मानसून जब शुरू हो रहा था उससे पहले ही हमने इसकी प्लानिंग की हुई थी कुछ जितने भी हमारे वसाइल हैं उसमें रहकर हमें काम करना पड़ता है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नाल जब मानसून आता है तो उससे कई महीने पहले हम हुकूमत सिंध को हर साल खतूत लिखते हैं कि हमें फ़ंड्स दिए जाएं ताकि हम नालों की सफाई कर सकें। लेकिन इन 4 सालों में सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ था कि जब वाटर कमीशन जो था मौजूद था और उनकी मदद से हमें हुकूमत सिंध ने 1 करोड़ रुपए नालों की सफाई के दिए थे। और इसके अलावा आज तक कभी भी नालों की सफाई के कोई पैसे हमें नहीं दिए गए। जब वो पैसे दिए गए थे उसमें प्रॉपर तरीके से हमने जितना हो सकता था काम कराया था, लेकिन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पैसे नहीं दिए गए थे। इस साल भी ये हुआ कि जब हमने उनको खतूत लिखे हैं तो उस पर अब तक कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और कोई हमें पैसे नहीं मिले वहाँ से। 15 जून से हमने अपनी मदद आपके तहत नाले साफ़ कराने शुरू कर दिए थे और आज की डेट तक जो है वो काम चल रहा है वहाँ पे नालों की सफाई का, जिसमें कोरंगी, लांडी, शाह फैसल और मलीर का में 2 दिन हमने नाल सफाई की थी। मलीर में कोई इतना बड़ा नाला नहीं है, शाह फैसल में कुछ नाले हैं, कोरंगी में सबसे ज़्यादा हैं और लांडी के अंदर हैं। लेकिन तमाम नाले हम अपनी जितनी हमारे पास फाइनेंस है उसकी मदद से साफ़ नहीं कर सकते। 40 किलोमीटर तकरीबन एरिया बनता है, उनकी लेंथ बनती है और तकरीबन 60 नाले बनते हैं। इसमें केएमसी के नाले भी हैं और डीएमसी के भी हैं। मैक्सिमम डीएमसी के नाले होते हैं जो कि अंदरूनी इलाकों में होते हैं। तो ये साफ़ करने के लिए ख़तीर रकम की ज़रूरत है। हमने अपनी रिक्वायरमेंट दी थी कि जी कम अज़ कम भी 50 मिलियन रुपए हमें दिए जाएँ, 5 करोड़ रुपए हमें दिए जाएँ ताकि हम नालों की सफाई कर सकें। लेकिन अब तक हुकूमत सिंध ने कोई 1 रुपया भी हमें नहीं दिया। आप जो नालों की सफाई करा रहे हैं उसमें कितना फंड मुख्तस किया। देखें हमने तो हर साल हम मुख्तस तो करते हैं, हम बजट के अंदर भी उसमें रखते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी इनकम हो नहीं पाती है जिसकी वजह से हम नहीं करा पाते। कम अज़ कम भी नालों की सफाई के लिए इस साल जो हमने उनको लिख के दिया था कि 5 करोड़ रुपए आप हमें दें, 50 मिलियन दें ताकि हम उस पर काम कर सकें। अभी जो हम करा रहे हैं वो हम चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर करा रहे हैं। पूरे पूरे नाले साफ़ कराना हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। तो हम जो जो भी उनके चॉकिंग पॉइंट्स हैं, उनके बॉटम एरियाज़ हैं, उसको हम साफ़ करा रहे हैं ताकि पानी जो है वो आगे थ्रो हो जाए और कहीं पे फ्लड कंडीशन ना हो, कहीं पे ओवरफ्लो ना हो। तो ये हम इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि जनाब वो फंड जो है वो हड़प कर लिया जाता है, काम पूरा नहीं होता है, तो क्या सूरत हाल है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि फंड क्या गबन होता है इसमें। देखें पॉसिबल नहीं होता ना, अब तो इतना ज़्यादा ऑडिट होता है। सबसे पहले कोई भी आप अगर किसी काम के लिए नाले की सफाई हो गई या कोई काम कर रहे हैं तो उसका बाकायदा एक ऑडिट होता है, जो सिंध गवर्नमेंट का एक ऑडिटर होता है जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठता है और वो बगैर उसको ऑडिट किए तो आप पैसे कोई निकाल भी नहीं सकते। तो 2-3 डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करते हैं, फिर ऑडिट होता है, वो फिर जाके कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसा मुमकिन इस ज़माने में तो मुमकिन नहीं है। पहले अगर कभी होता हो तो हमें नहीं पता, लेकिन इस ज़माने में तो हमें नहीं लगता है कहीं कहीं पे इस तरह हो सकता है। तो और दूसरी बात ये कि पैसा इतना, हम जो तखमीना एक बजट का पेश करते हैं जो कि आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि अगर कोई बजट का तखमीना पेश कर रहा है तो इतना पैसा उसके पास आ जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं होता। कभी भी जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमाउंट नॉन रिसोर्स से आएगा या हुकूमत सिंध हमें देगी, वो हमें मिलता ही नहीं है। तो जिस वजह से बहुत सारे काम जो हम प्लान करते हैं वो हम नहीं कर पाते। तो इस दफ़ा कितना बजट रखा है और क्या उसमें तखमीना लगाया, किरायात क्या हैं आपके। जी जी। देखें इस दफ़ा जो हमारा बजट का टोटल जो हजम था वो था 4 अरब और 39 करोड़ रुपए। और ये हमारा बजट था, इसके अंदर एरियर्स शामिल नहीं थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऊपर जो अलग पैसे हैं वो एक अलग हैंगे। और उनकी मैं आपको बताऊं अगर तो तकरीबन जो है वो 1 अरब 88 करोड़ रुपए जो है वो बनते हैं जो कि हुकूमत सिंध के ऊपर हैं। अगर जो हुकूमत सिंध आपने हमें ये उनसे लेने पैसे हैं। जो हुकूमत सिंध ने हमें देने हैं जो कि मुख्तलिफ मद के अंदर उन्होंने देने हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसकी अब तक जो तनख्वाह है वो हर महीने 1 करोड़ रुपए कम आती है। ठीक है, ये शॉर्टफॉल है जब से डिवॉल्व होकर हमारे पास आया, ये पैसे उन्होंने हमें नहीं दिए। इसी तरह जो है मुख्तलिफ सालों में एम्प्लॉज़ की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया,
उसका 1 रुपया भी आज तक हमें हुकूमत सिंध ने अदा नहीं किया। हमने 15% भी एम्प्लॉइज़ को बढ़ा के दिए, 10% जब हम आए थे उस वक्त हमने इंक्रीज़ करके दिए। एक 10% हम नहीं कर सके, हमारे पास पैसा ही नहीं है, वरना तो जो जो देते हैं तनख्वाहें वो भी रुक जाएंगी। तो ये दो 25% तो ये हो जाता है जो कि हमने इजाफा कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। तो ये कम अज़ कम भी बताऊँ आपको कि 1 अरब 88 करोड़ रुपए पहुँच जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। डिवॉल्व डिपार्टमेंट की मद में OZT शॉर्ट हमें मिलती है, हमें तनख्वाहों के जो पैसे हैं वो हमें कम दिए जाते हैं, तो सब मिला मिलू के इतना पैसा आ जाता है। अच्छा, आपका जो बजट है 4 अरब 39 करोड़ रुपए है, जो आइंदा बजट है आपका, इसमें आपके अखराजात कितने हैं और क्या बचता है आपके पास? देखिए बिल्कुल अखराजात, इसका जो मैक्सिमम जो अखराजात होते हैं वो तनख्वाहें होती हैं। 4 अरब 39 करोड़ रुपए में से 3 अरब 40 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में इस्टेब्लिशमेंट में चले जाते हैं, पैसे हमारे जो कि डायरेक्टली सीधे सीधे बिल्कुल आएंगे, जो पैसे आपने देने ही देने आएंगे। उसके बाद आपके पास जो पैसा बचता है उसके अंदर देखभाल है, हमारी गाड़ियों की मेंटेनेंस है, कुछ तरक्याती काम हमारे हैं, वो सब मिला के हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो 9 लाख रुपए तकरीबन हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है। लेकिन ये भी उस सूरत में बचेगा जब हमारी इनकम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ऑन रिसोर्स हमारा इतना हो जाएगा, हमें OZT इतनी मिल जाएगी, हमारे बेटरमेंट चार्ज से इतने पैसे आ जाएंगे, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स इतना आ जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं प्रॉपर्टी टैक्स लगा दूँ कि जी 10 करोड़ आएगा, अब अगर 5 करोड़ आया तो समझ लें कि 5 करोड़ तो वहाँ से कम हो गया, तो बजट का तखमीना जो होता है वो ऑलरेडी वो कम होता गया। तो ये जो बजट बनाया जाता है, अगर हम ये इसमें इंक्लूड ना करें तो फिर बजट भी ना बन सके। तो इसलिए हर साल होता नहीं है कि जो हम रखते हैं या जो हम प्लान करते हैं हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इनकम इतनी जनरेट नहीं होती। अच्छा, आपके अपने ज़राए आमदनी जो है उसमें इजाफा क्यों नहीं होता, क्या वजह है? देखिए हमारा सबसे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 80 गज के मकान हैं, इनका कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बनता इतना ज़्यादा, बहुत ही मिनिमम प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, आप गरीब दुकानदार हैं, छोटी छोटी दुकानें, हर आदमी ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाता। ठीक है, कोई पोश इलाके हों या कोई ऐसे एरियाज हों बड़े बड़े कारोबार हो रहे हो तो लोग ट्रेड लाइसेंस बना लेते हैं। अवेयर करते हैं, अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोग हालांकि उसकी ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस बहुत ही कम होती है लेकिन फिर भी लोग नहीं बनाते। ठीक है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लोग नहीं बनाते, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगा के बैठे हैं वो ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाते, बहुत कम लोग बनाते हैं। तो सोचें तो फिर गरीब दुकानदार कैसे बनाएगा? तो अवेयर कर रहे हैं, टैक्स कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर लोग टैक्स पे नहीं करते इतना ज़्यादा, 7-8% तो पूरे मुल्क का टैक्स कह रहे हैं आपके टोटल पूरे मुल्क में 20 करोड़ 22 करोड़ की अवधि में। तो लाजिम है उसका असर फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट के इन लोगों पर भी आता है, उसकी परसेंटेज उसके हिसाब से कम हो जाती है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है और लोगों से अपील करूँगा, मैं गुजारिश करूँगा कि टैक्स ज़रूर पे करें। जो छोटा मोटा ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस होती है वो पे करें। वो जब सब लोग पे करेंगे तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। तो वो हम इतना ज़्यादा लोगों की तरफ से हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। एडवर्टाइजमेंट आपको पता है, होर्डिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। वो एक अच्छी इनकम होती थी किसी ज़माने में जब KMC के पास था एडवर्टाइजमेंट, तो वो इनकम तो अब रही नहीं है। अब शॉप बोर्ड का टैक्स हमारे पास आता है जो भी बहुत मिनिमम होता है और उससे भी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते और ज़्यादा पे नहीं कर पाते, इसलिए हमारा जो ऑन रिसोर्स है वो बहुत कम है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पास मजिस्ट्रेट पावर्स भी नहीं है, या तो हमारे पास मजिस्ट्रेट पावर्स हैं कि जो कोई नहीं दे रहा है तो हम उस पर फ़ाइन कर दें। तो वो फिर बहुत लंबा चौड़ा एक चक्कर है, कानून में तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, पावर्स देने पड़ेंगे, फिर जाके ये टैक्स कल्चर जो है वो कामयाब हो पाएगा। अच्छा, आपका पीरियड तकरीबन ख़त्म हो रहा है अब, और आइंदा जो है वो इसको डिसॉल्व करके और एडमिनिस्ट्रेटर्स लाए जाएंगे। तो आप इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें सिंध गवर्नमेंट को इसकी DMCs में बेहतरी लाने के लिए, तो वो क्या कहें? हमारे पास 2000 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2000 मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट अमेंडमेंट के बाद 2002 भी मौजूद है, और उसके बाद फिर 2013 की अमेंडमेंट शुदा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कानून बनाया था वो भी मौजूद है। अब खुद आप कंपेयर कर लें कि इन तीनों कानून में कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो कोई आपको दुश्वारी नहीं होगी। आपको 2002 का जो एक्ट था या 2000 का जो गवर्नमेंट एक्ट था जो कि परवेज़ मुशर्रफ जो जो उन्होंने किया था वो बेहतर सिस्टम एक था। तो मैं तो यही चाहूँगा कि यूनियन काउंसिल्स की पावर्स जो है वो बढ़ाई जाएँ। यूनियन काउंसिल का जो काउंसलर होता है, जो वार्ड काउंसलर होता है, वो डायरेक्टली पैसे उसके अकाउंट में मुंतकिल होने चाहिए, जो उसका अपना सरकारी अकाउंट हो। UC चेयरमैन के साथ एक अकाउंट बने उसका, और ताकि वो पैसे जब जाएँ तो वो पैसे उस गली महल्ले में वो काउंसलर खुद अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सके, और लाइट या कोई सीवरेज का इशू है, कोई पानी का इशू है, कोई रोड का इशू है, तो वो डायरेक्टली काम कर सके।
इसके बाद टाउन सिस्टम बनने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इनको यकीनी तौर पे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर आप फंड्स नहीं देते हैं इनको सही, जब फंड्स नहीं देंगे तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो कि हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का हाल हुआ है। जब आप पैसे नहीं देंगे तो इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट नहीं चल पाएंगे। तो टाउन सिस्टम कर दें आप, 18 टाउन थे, अब आप 26, 28, 30 टाउन भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको पैसा दें। अगर टाउन्स बनाने के बाद भी आप पैसा नहीं देंगे, गवर्नमेंट सब उनको पैसा नहीं देगी, तो फिर तो बेकार, वो सिस्टम भी बेकार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि जब एनएफसी आपको पैसे मुंतकिल हो जाते हैं हुकूमत सिंध को, तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को और ज़िलों को और यूनियन काउंसिल को भी पैसे मुंतकिल होने चाहिए। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट उनको शेयर देती है हुकूमत सिंध को, तो हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि जो उनका शेयर बनता है वो फौरी तौर पर मुंतकिल करे और हर साल उसमें इजाफा किया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रज़ा बता रहे थे कि जब तक फंड्स नहीं मिलेंगे और जब तक इख्तियारात का निज़ाम नहीं बनेगा और निचली सतह पर इख्तियारात नहीं आएंगे, बेहतरी आना मुमकिन नहीं है। इनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो जिस तरह से फ़ंड उसको मिलते हैं इसी तरह से निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहना है कि निज़ाम ऐसा लाया जाए जिसमें लोगों को आसानियाँ हों, लोगों के काम हों, लोगों के मसाइल हल हों। पेचीदा निज़ाम जो है वो मसाइल हल नहीं करता बल्कि मसाइल को बढ़ाता है। जी।